नमस्कार, बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। जनतंत्र, लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानी जाती है और लोकतंत्र की पहली शर्त है कि उसमें सब लोग, सारे नागरिक मिल करके अपनी सरकार को का संचालन करने के लिए एक व्यवस्था चुनें, एक सरकार चुनें और उसकी पहली शर्त है कि वह चुनाव पारदर्शी होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। सारे नागरिकों को यह विश्वास हो कि हमने जिसे चुना है, सही मायने में वही चुन करके हमारे निजी सत्ता में प्रवेश किया है। उसके लिए तरह-तरह के उपक्रम होते रहे हैं। पहले ज़माने में हुआ करता था, जब कम लोग हुआ करते थे, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ करता था। सभा बुलाई जाती थी, मीटिंग बुलाई जाती थी और लोग अपना हाथ उठा करके अपना चुनाव कर लिया करते थे। लेकिन खैर, फिर कालांतर में आगे बढ़ा, फिर गुप्त मतदान के द्वारा चुना जाने लगा। फिर बैलेट बॉक्स आया, बैलेट बॉक्स के द्वारा अपना चुना जाने लगा और फिर जैसे-जैसे हम विस्तार विकास क्रम में हम आगे बढ़े और खास करके विज्ञान के हम संपर्क में आए, तो हमने फिर उसके बाद चुना एक ईवीएम मशीन हमने चुना और ये हुआ उसमें बहुत समय लगता है और उसमें लूट भी होती है, डकैती भी होती है और छिनैती होती है और बहुत तरह-तरह का उसमें व्यवधान आता है। तो ईवीएम मशीन रहेगी तो मशीन बहुत ठीक-ठाक काम करेगी और मशीनों के प्रति एक विश्वसनीयता भी बढ़ रही थी कि हमारी सभ्यता बढ़ रही है, हमारी सभ्यता अपना विकास कर रही है, तो मशीनें रहेंगी तो जल्दी से अपना चुनाव हो जाएगा, जल्दी फैसला आ जाएगा और सारी चीजें बहुत अच्छी-अच्छी हो जाएँगी, हमारा लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा। लेकिन जब हम इसके अंदर घुसे तो हमको लगा कि अरे! ये तो सबसे गड़बड़ व्यवस्था है और उसमें जितने लोग विज्ञान को मानने वाले लोग थे, वैज्ञानिक देश थे, जहाँ से विज्ञानियों की उत्पत्ति हुई थी, जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक कह रहे थे, पहले उन्हीं लोगों ने कहा कि नहीं, ये व्यवस्था तो ठीक नहीं है, ईवीएम व्यवस्था ठीक नहीं है, बैलेट वाली व्यवस्था ही ज़्यादा ठीक थी। हम तो उसी को करेंगे। लेकिन हमारा भारत हमारा भारत तो भारत है। यहाँ ये कहा जाता है कि हम कोई भी कानून बनाते हैं, तो उसको तोड़ने का उपक्रम हम सबसे पहले रास्ता हम तलाश लेते हैं कि हम जो कानून बना रहे हैं, हम इसको कैसे तोड़ेंगे, उसके रास्ते को हम पहले पुख्ता करते हैं। तो वही बात कहीं न कहीं से यहाँ भी हुई और इसमें जो भी सत्ता में लोग रहते हैं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो लोग विपक्ष में रहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ईवीएम की व्यवस्था ठीक नहीं है, इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। विचार तो किया जाना चाहिए, ये बात होती है कि पूरी चुनावी प्रणाली पर विचार किया जाना है और उसको करना चाहिए। लेकिन खैर वो तो एक लंबे ये विमर्श का विषय है। लेकिन फिलहाल जो चीजें दिखाई पड़ रही है, ईवीएम की व्यवस्था और ईवीएम में भी ईवीएम आया है तब से यही भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती रही है जब बाहर रही है और आज की तारीख में गैर भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल भी इसका विरोध कर रहे हैं और कहीं न कहीं से उभर करके विरोध आता है। लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती है, जबकि सीधे-सीधे दिखाई पड़ता है कि जितने वोट पड़े, उससे ज़्यादा वोट गिने जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? जितने वोट पड़े, उससे कम वोट गिने जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? जब हम विज्ञान की कसौटी पर तकनीक है हमारे पास, मशीन से हम काम कर रहे हैं, तो मशीन में तो एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक-एक सेंटीमीटर, एक-एक इंच, एक-एक सेंटीमीटर का बाल के खाल बराबर भी उसमें कहीं से अंतर नहीं आना चाहिए। फिर आखिर ये अंतर क्यों आ रहा है? अभी 48 वोट से अपने महाराष्ट्र में हमारे एक सज्जन शिंदे ये शिवसेना के साथी जीते हैं और उनके जीतने का क्या रहा साहब मामला कि जिस दिन काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग लोग करा रहे हैं, उस समय भी पता चला कि मतदान हो रहा है, उनको वोट डाला जा रहा है और वोट कैसे डाला जा रहा था तो उन्हीं के रिश्तेदार अपना मोबाइल से सेट करके वोट भी डाल रहे हैं। तो यह तो कहीं न कहीं से सीधे है कि मामला विश्वसनीयता तो नहीं है और अगर विश्वसनीय नहीं है तो साथ में साथ उसके पारदर्शिता भी नहीं है। और फिलहाल तो हम सारे लोग कह रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी जो बवंडर मचा हुआ है कि एलन मस्क जो तकनीकी दुनिया के सरताज माने जाते हैं और तकनीकी की जितनी संस्थाएं हैं उसके सर्वोच्च शिखर पर है और सबसे ज्यादा तनख्वाह वो अपना लेते हैं, अपना पारिश्रमिक लेते हैं। उन्होंने भी कह दिया कि नहीं साहब, ईवीएम की व्यवस्था तो ठीक नहीं है, हैं?
इसके बारे में सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए। तो आज हम इसी बात, और उसके बाद उन्हीं की बात को फिर एक बार बल मिला है भारत में भी इस ईवीएम विरोधी मूवमेंट को, और जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, इंडिया गठबंधन के नेता हैं, और देश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, प्रतिपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी जी, उन्होंने भी उस पर पलट के प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तो ब्लैक बॉक्स है, ये ठीक नहीं है, इस पर विचार होना चाहिए, और एलन मस्क जो कह रहे हैं उस पर तो विचार होना चाहिए। लेकिन एक चीज, एलन मस्क ने जो बात की है, वो बात उन्होंने किया है अमेरिका के संदर्भ। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, और वहां पर एक उम्मीदवार ने उस पर उंगली उठाई और उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अमेरिका के स्थिति परिस्थिति में और पूरे देश की और देशों की स्थिति परिस्थिति में, और खास करके भारत की स्थिति परिस्थिति में थोड़ा अंतर है। थोड़ा अंतर जाकर के बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। अमेरिका में एक गया है, उसके आधार कार्ड से उसका पूरा संबंध है, माने वहां का हर नागरिक अपना जैसे वो कंप्यूटर के ये फिंगरप्रिंट पर उसका सब कुछ है, और अपना उस तरीके से वहां लीड होता है। भारत में भी है, भारत में भी किया गया है, और लेकिन भारत की स्थिति और दूसरी है। यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो हमारे आधार का लिंक है, इसका सारा कनेक्शन हमारे देश से ज्यादा चीन के पास है, इसके आंकड़े हैं, बाहर इसके आंकड़े हैं। तो इसका मतलब है कि जिसके पास आंकड़े हैं वो उसमें जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेशन कर सकता है। तो यहाँ की तो स्थिति बिल्कुल भिन्न है कि हम भारतवासियों के भी हाथ में नहीं है, भारत की सरकार के भी हाथ में नहीं है, हम किसी दूसरे के हाथ में अपनी पूरी डोर देती है, हम तो केवल कठपुतली मात्र हैं। तो फिर यह जो हमारा विरोध करने का हम जो विरोध करते हैं, चीन का विरोध करते हैं, पाकिस्तान का विरोध करते हैं, रूस का विरोध करते हैं, अमेरिका का विरोध करते हैं, तो फिर इस सब विरोध के मतलब क्या होता है? और ऐसी हालत में खास करके सरकार बनाने की जो बात होती है, और जो हमारे चुनाव प्रक्रिया की बात है, उसमें इसका कैसे क्या असर हो सकता है, क्या होता है, क्या हो रहा है, और जो चीजें सामने दिखाई पड़ रही हैं, उसमें आप विश्वास कैसे पैदा करेंगे? आप उसको पारदर्शी बनाइए। पारदर्शिता के लिए हमने कहा था वीवीपैट की आप 100% काउंटिंग कर दीजिए, आप उसके लिए भी तैयार नहीं है। तो ऐसा कोई भी उपक्रम आप नहीं कर रहे हैं जिससे जनता में विश्वास की भावना जग सके। और सच तो यह है कि अगर एक भी नागरिक के मन में अविश्वास है, तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि उसके उस विश्वास को कायम रखा जाए, उसके उस विश्वास को वो बनाए रखने के लिए उसका उपक्रम किया जाए। आज हम इसी बात पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। आइए हम अपने एक ये प्रबुद्ध पैनल से आपका परिचय कराएं। ईवीएम मशीनों पर एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं हमारे ये कंप्यूटर विशेषज्ञ माधव अरविंद दास पांडे जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ तारा जी भी हम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप कर्नाटक से हैं, इडोली की आप कार्यकारी परिषद की आप सदस्य हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी और आज की तारीख में एक सुप्रसिद्ध लेखक और तमाम विषयों पर गंभीरता से सिंहावलोकन करने वाले प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूत नारायण सिंह जी, आप सबका स्वागत है। अरविंदर सिंह जी, तो हम चलते हैं शुरू में ही माधव अरविंद देश पांडे जी के पास। माधव जी, यह पूरी प्रक्रिया क्या है? आप तो एक लंबे समय से इस आंदोलन में लगे हुए हैं, आप और ये खास करके तारा जी, तो ये जो नई बात सामने निकल के आई है, इस संदर्भ में आपकी टिप्पणी, आपका विशेष। माधव जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और शुरू में ही आपने बड़ी बेहतर शुरुआत कर दी। जैसे आपने कहा, कोई भी सिस्टम हो, वो जो लोग उसे चलाते हैं उतनी ही बेहतर हो सकती है, उससे ज़्यादा बेहतर हो नहीं सकती। क्योंकि आप जब सिस्टम बनाते हो तो उस सिस्टम में अगर आप छेद करना चाहते हो तो किसी न किसी तरह से कर सकते हो, भले तुरंत ना कर सके, बाद में कर सकते हो। अभी आपने दो मुद्दों का जिक्र किया। एक था जो बम्बई में अभी फ़िलहाल जिसकी चर्चा हो रही है,
बॉम्बे नॉर्थ वेस्ट, और दूसरा इलॉन मस्क का। तो बॉम्बे नॉर्थ वेस्ट का मामला जो है वो थोड़ा मेरे हिसाब से सेंसेशनलिज्म की तरफ ज़्यादा गया रिपोर्टिंग के हिसाब से, क्योंकि उसमें वो ओटीपी आया, ओटीपी से ईवीएम खुलता है, ईवीएम और फ़ोन जुड़ता है, ये सब चीज़ें अगर हम एक बार मान लें कि जो इलेक्शन कमीशन हमें बता रहा है कि इनमें कोई वाईफाई, ब्लूटूथ या सिम कार्ड नहीं है, तो फिर ये चीज़ें हो ही नहीं सकती, फ़ोन जुड़ नहीं सकता। अभी इसमें एक ये है कि हम इलेक्शन कमीशन पे विश्वास कर रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन इसके काबिल है, ये अलग सवाल है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन विश्वास होना चाहिए, ऐसा उसे लगता है कि लोगों का उस पर विश्वास हो, तो उन्होंने पारदर्शिता पूरी तरह से लानी चाहिए। एक सिंपल स्टेप है बम्बई के ये प्रॉब्लम के आसपास, जो ईवीएम अभी डाउट में है उसको लाओ, जो कैंडिडेट्स है वो और टेक्निकल एक्सपर्ट्स, जिनमें एटलीस्ट दो तो कम से कम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर चाहिए, उनके सामने वो खोलो और उनको बोलो कि देखो इसमें आपको कोई वाईफाई की चिप दिखती है क्या, आपको सिम कार्ड दिखता है क्या, या ब्लूटूथ का चिप दिखता है क्या। ये सब करने में 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और जो सामने आ जाएगा वो सच होगा, और एक अगर उसमें कुछ है ही नहीं तो कोई बाद में बोलेगा भी नहीं, ये विषय वहाँ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन जब ये नहीं करती, जैसे पिछले समय हमने बात की थी, तब मैंने हलवाई का उदाहरण दिया था, आपको याद होगा कि अगर हम जाते हैं और पेड़ा खरीदते हैं 5 किलो भी, और वो पैक करके देता है, फिर हम बोलते हैं अरे ज़रा खोल के दिखाओ तो सही, भले हमारा रोज़ का हलवाई हो, हम उसके रोज़ के ग्राहक हो, लेकिन हम वो देख के मांगते हैं, वो दिखाता भी है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं जो दे रहा हूँ वो सच है, वो सही है, मैं गड़बड़ी नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपने डेमोक्रेसी का जिक्र किया, डेमोक्रेसी या कोई भी रिश्ता हमारी लाइफ में, भले वो हस्बैंड वाइफ का हो, बच्चों का हो, माता पिता का हो, दोस्तों का हो, या इलेक्शन कमीशन के साथ हो, कोई भी रिश्ता टिका रहता है भरोसे पर। अगर भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो रिश्ता टिकता नहीं है। डेमोक्रेसी वही है जो ट्रस्ट पे काम करती है, जो पारदर्शिता, और ट्रस्ट कब आता है, जब पारदर्शिता हो। आपने मुझे पूछा आप कहाँ गए थे कल, और मैंने कुछ बोला नहीं, तो आपको लगेगा अरे कहीं गड़बड़ गया होगा, इसलिए बोल नहीं रहा, है ना। इतनी सादी बात है। तो इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है, 20 मिनट में इसको खत्म कर सकता है, जाके ये बंद हो जाए। लेकिन हुआ ऐसा है कि वो जो ओटीपी आया वो पोस्टल बैलेट के पोर्टल से आया। अभी पोस्टल बैलेट का पोर्टल, इसमें और बहुत गहरे प्रश्न उपस्थित होते हैं। एक तो अगर वो पोस्टल बैलेट के पोर्टल से आया तो वो पोर्टल होता है इलेक्शन कमीशन के सर्वर पे, तो वो क्यों चालू था? जैसे मतदान कक्ष बंद हो जाता है 6 बजे के बाद या 9 बजे के बाद, आखिरी वोटर ने वोट डालने के बाद, वैसे ही जिस दिन जिस चुनाव क्षेत्र में चुनाव है उस दिन सुबह 7 बजे चालू होके 6 बजे ये इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल बंद होना चाहिए। उसके बाद किसी को उसका एक्सेस नहीं होना चाहिए। अगर किसी को जो एक क्या है, मैं डिटेल टेक्निकल इसमें नहीं जाता, लेकिन हर एक सर्वर को एक पोर्ट होता है जो सॉफ्टवेयर का होता है, जिसके तहत वो बात करता है बाहर के दुनिया से। जिस पोर्टल से वो बात करता है, जहां से वो वोट लाता है अंदर, उसने बाकी और कुछ करना नहीं चाहिए। अगर मुझे कितने वोट गिने हैं ऐसी अगर क्वेरी करनी है तो उसके लिए दूसरा पोर्ट होना चाहिए जो खुला रहेगा, लेकिन उस पोर्ट से मैं मेरा वोट नहीं दे सकूंगा। अगर ये नहीं है तो ये बहुत ही सीरियस मामला है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जब तक 4 जून आया तब तक पूरे 543
कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमें मालूम नहीं है कितने अनऑथराइज्ड वोट बैलेट इलेक्ट्रॉनिक बैलेट्स डाले गए हैं। तो जितने भी हो, अगर ये है कि उसको एक्सेस मिला मतगणना के दिन, तो पूरे भारत में जितने भी पोस्टल बैलेट्स है वो सब खारिज होने चाहिए, क्योंकि सबकी वैधता क्वेश्चन हो जाती है। ये बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है और इसमें यह भी दिखता है कि इलेक्शन कमीशन ये काम करने में सीरियस नहीं है। वैसे भी हम देख रहे हैं कि वो उसकी जिम्मेदारी तो निभा ही नहीं रहा है। हमारे देश में इलेक्शन कमीशन है ये कहना भी आजकल शर्म की बात हो गई है, इतना वो गैर जिम्मेदार है। लेकिन वो इतना गैर जिम्मेदार है कि इतनी सिक्योरिटी भी नहीं रखते कि वो बंद करें। ये अगर हो गया तो फिर बहुत ही, मेरे ख्याल से वो कुछ अलग ही डायमेंशन लेता है। फिर शुड इट बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर क्रिमिनलिज्म, ये डायरेक्शन में जाएगा। अभी इसके बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि मुझे ना लॉ की कुछ नॉलेज है ना क्रिमिनल प्रोसीजर्स की नॉलेज है। लेकिन टेक्निकली और एक क्या बोलते हैं इसको, नागरिक की तरह मुझे ये लगता है। दूसरी चीज आपने बोली, मैं शायद ज्यादा टाइम ले रहा हूं तो मुझे बंद कर देना, नहीं तो हम फिर दोबारा आपके पास आएंगे। इसके विशेषज्ञ आप ही दो लोग हैं, चूंकि तो हमारे और पंडितों की भी ये जिज्ञासा होगी तो शांत करने के लिए हम आपके पास फिर आएंगे। अब हम चलते हैं तारा जी के पास। तारा जी, आपकी टिप्पणी इस पूरे केस में। देखिए, मैं तो टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ, पर एक क्योंकि आई एम अ पार्ट ऑफ एक पीपल्स कैंपेन जो है, जो एक साल से ज्यादा चल रहा है। एक तो चीज लगती है यहाँ से, जहां से मैं खड़ी हूँ, कि ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक या तो वीकेस्ट लिंक इसमें ये है लक्ष्य। व्हाट इज द गोल ऑफ रनिंग एन इलेक्शन? वो जो इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन के लिए क्लियरली मार्क्ड है कि उसका क्या रोल है और क्या लक्ष्य है हमारे इलेक्शन का। गोल, लक्ष्य, मकसद, जो भी कहिए। अब अगर इसमें कुछ गड़बड़ी है और हम सब अलाइंड नहीं हैं, मतलब लोग वोट करेंगे पर इंस्टीट्यूशन हमारे साथ अलाइंड नहीं है, तो फिर वोटिंग कैसे हो सकती है? ये बहुत हमारे लिए, जहां हम खड़े हैं, जहां हमने वोटिंग के काउंटिंग के टाइम हमने गार्ड रखा कि हम खड़े होके वी आर वॉचिंग यू, ये सब किया। उसके पहले हम सब ने देखा कि कितना एमसीसी को लात मार मार के उसको तो चपटा कर ही दिया। तो इसमें आप ही देख सकते हैं, हम सब देख सकते हैं, लोग इस पूरे देश में देख सकते हैं कि इनका जो लक्ष्य है ये इलेक्शन चलाना नहीं है। इनका लक्ष्य ये है कि बस जीतो। इलेक्शन तो मतलब आ रही है, उसके बीच में से कहीं से पतली गली से निकाल के बस जीत जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और ये समस्या शॉर्ट टर्म भी है, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए है। हम जो ये भारत के लोग हैं, हमें अपने इलेक्शंस पे भरोसा रखना ही रखना है। ये हमें भी देखना है कि हम कैसे रख सकते हैं, और जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस और पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, ये सब जो एक्टर्स हैं, इनको भी समझना पड़ेगा, या तो याद दिलाना होगा इनको कि इनका काम क्या है। ये बहुत सेक्रेड है हमारे लिए, ये बहुत एक एक जन के लिए। 1 बिलियन पीपल नियरली हैव वोटेड इन इंडिया। अब बताइए, हमको क्या मुंह पे लात मार के आप ऐसे ही जीत जाओगे क्या? तो ये बहुत ही, ये जो लक्ष्य है हमारे लिए, मुझे तो लगता है ये सबसे बड़ा चीज है जो सबको, मतलब
याद दिलाए या तो सिखाए कि भाई यहाँ काम क्या करना है। हम इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर है, हमारा ये काम है। हम बूथ एजेंट है, ये हमारा काम है। हम काउंटिंग एजेंट है, ये हमारा काम है। पार्टी का जो भी हो वो भी ये सब, हम भी वोटर्स हैं, हमें भी अपना जो भी ले जाना है दिखाने के लिए, भाई हम वोटर हैं, आप हमारा नाम स्ट्राइक मत कीजिए, हमने पिछले साल भी पिछली बार भी वोट किया था। ये इतनी चीजें हुए हैं इस टाइम में, 1-2 महीनों में इतना हुआ है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड, जो हमें ही बताता है कि इनका कोई लक्ष्य है ही नहीं जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से अलाइंड हो। ये सबसे बड़ी समस्या है लोगों के लिए, जो हमारे लिए एज अ पीपल्स मूवमेंट हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। थैंक यू। आप म्यूट में हो तिवारी जी। अब चलते विभूत नारायण राय साहब के पास। राय साहब, आप तो प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, सीधा सीधा प्रत्यक्ष कार्यपालिका और इन सारी चीजों को लागू कराने वाले रहे हैं, और जो लोग सही तरीके से अनुपालन न करें उन्हें दंडित करने वालों में से भी आप रहे हैं, उनको दंडित कराने का भी काम आपको है। तो यह जो जिस तरीके से चीजें होती है, हम तो ये जानते हैं कि अगर 5 बजे तक वोट पड़ना है तो 5 बजे दरवाजा बंद कर दिया जाता है। उसके अंदर जितने सारे वोटर लाइन में लगे रहते हैं उनका मतदान किया अपना कराया जाता है, और उनका मतदान जब तक भी हो तब तक हो। लेकिन काउंटिंग के दिन भी, काउंटिंग के समय तक अगर कोई विंडो खुला रहता है और उस पर मतदान किया जाता है, इसका मतलब है कि अब आज की तारीख में तो ईवीएम मशीन को तो हमने इसलिए किया था कि फटाफट सब काम हो जाएगा। अगर इसमें भी अगर पूरी चुनाव प्रक्रिया में 1.5 महीने 2 महीने का पूरा समय लगता है, तो ऐसे ईवीएम मशीन का, ऐसे तकनीक का प्रयोग करने का उसका मतलब क्या बनता है? तो यह तो अंतिम दिन का मामला है। इसका मतलब कि जो पहले दिन वोटिंग हुई थी उस समय का भी वो काउंटर वो ठीक है, इसका मतलब कि वो पूरा खुला रहा है, तो पूरे 1 महीने तक वोटिंग होती रही है। तो इन सारी चीजों के प्रति जो पारदर्शिता होनी चाहिए, आखिर वो क्यों नहीं है, और सरकार इस पर क्यों नहीं संजीदा है, और चुनाव आयोग आखिर इसको संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है, और अगर वो नहीं ले रहा है तो उसको कैसे दिया जाना चाहिए? और इस पर आपकी टिप्पणी विभूति जी। देखिए, माधव जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही और आपका आखिरी सेंटेंस भी उसी से जुड़ा हुआ है, वो है चुनाव आयोग के रोल को लेकर के। मैं 2 बातें कहूंगा। एक तो मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि मैं जिस दौर में नौकरी करता था तब ये बैलेट पेपर वाला ठप्पा मारने वाला सिस्टम था। उसमें जितनी धांधली होती थी, जितनी बूथ कैप्चरिंग होती थी, जितनी बूथ लुटाई होती थी, जिस तरह से बूथ लुटेरे घूमते थे, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ईवीएम में तो उसका दशांश भी नहीं दिखता। मैंने तो वो दृश्य देखे हैं कि वो 11-12 बजते बजते बहुत सारे पोलिंग सेंटर्स पे चुनाव खत्म हो जाते थे, क्योंकि सारे बक्से बाहर किसी आम के पेड़ के नीचे रख लिए जाते थे, वो सब बैलेट पेपर्स रख लिए जाते थे। और उत्तर प्रदेश का मैं आप बता सकता हूँ कि मंत्री लोग बैठ के ठप्पे मारते रहते थे। एक व्यक्ति आया जिसका नाम शेषन था, और जो अभी इलेक्शन कमीशन की बात हुई, उसका रोल वहां से आप देखिए कितना परिवर्तन आया। शेषन ने आकर के उस सिस्टम को काफी हद तक दुरुस्त किया था, और बड़े बड़े राजनेता और जो सत्ता पार्टी के राजनेता, जिनमें बहुत सारी पार्टियां आज विपक्ष में हैं, और जो ईवीएम की निष्पक्षता या ईवीएम के इस्तेमाल का शोर मचा रही हैं, मैंने इनके बड़े नेताओं को देखा है। एक प्रधानमंत्री को देखा है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैठ करके उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के लोग ठप्पे मार रहे थे। तो ये तो शेषन के आने के बाद से परिवर्तन हुआ, और इसमें कोई शक नहीं कि इस समय का जो इलेक्शन कमीशन है वो शायद सबसे खराब इलेक्शन कमीशन के, अगर कोई किसी तरह से कोई मतगणना हो सके या कोई असेसमेंट का कोई तरीका हो, तो ये शायद सबसे खराब इलेक्शन कमीशन होगा। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी चीज मुझे समझ में आती है, वो मोदी जी की, या मोदी जी जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उस पार्टी का संस्थाओं को लेकर के जो इनके मन में एक खास तरह का कंटेम्प्ट है। सारी संस्थाएं बर्बाद हो रही हैं, आपके जो लिबरल यूनिवर्सिटियां हैं बर्बाद हो रही हैं,
यूजीसी बर्बाद हो रही है, साहित्य अकादमी बर्बाद हो रही है। तो उसमें ये इलेक्शन कमीशन भी जाहिर है कि ऐसे ही लोगों को पिक एंड चूज किया गया है जो पूरी तरह से मास्टर्स वाइफ्स है। तो इनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आप पुराना वाला सिस्टम ले आइए तो और ज्यादा घपला होगा, इससे ज्यादा मैं आपको बता सकता हूँ, इससे ज्यादा घपला होगा। तो ईवीएम में लगातार शिकायतें आई हैं। एलन मस्क ने भी अभी कह दिया ये एक ह्यूमन समझ हो सकती है कि दुनिया की कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन फुल प्रूफ नहीं होगी, कुछ ना कुछ घपला हो सकता है अगर जो इसको कंट्रोल करने वाले लोग हैं उनकी नीयत साफ ना हो। देखिए ये एसवाई कुरैशी जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, पाकिस्तानी एक चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उन्होंने बड़े विश्वास के साथ बताया था कि क्यों हमारी ईवीएम मशीनों में किसी तरह की टेम्परिंग नहीं हो सकती। मैंने बड़े विस्तार से ध्यान से सुना, मैं भी इससे आश्वस्त हुआ कि बात सही कह रहे हैं कि ईवीएम मशीनों में टेम्परिंग नहीं हो सकती। लेकिन अगर हमारा जो कंट्रोलिंग जहां से सारे बटन कंट्रोल होते हैं, अगर वो हाथ ही गड़बड़ है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो मेरा मानना है कि बहस हमें इस पे नहीं करनी चाहिए कि ईवीएम मशीनें खत्म करके हम वापस पुराने उस पे चले जाएं, क्योंकि उसमें तो आप में से ज्यादातर लोग उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। मैं तो सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि वो तो उससे बड़ा फ्रॉड तो कोई इलेक्शन में होता ही नहीं था। जब तक टीएन शेषन नहीं आ गया था तब तक वो तो हमें तो अच्छा, मजेदार बात है कि हमारे यहाँ की हम मुख्य रूप से मेरा मानना है कि एक अलोकतांत्रिक समाज है। लोकतंत्र में हमारी कोई बहुत आस्था नहीं है। मुझे मौका मिल जाए तो मैं बूथ कैप्चर करके या बेईमानी करके जीतना चाहूंगा, आप में से किसी को मौका मिल जाए वो जीते। ऐसा रेयर कहीं होगा कोई उम्मीदवार इतना आदर्शवादी हो जो कहे कि खबरदार मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा और मैं जनता अगर मुझे नहीं चुनती तो मैं हार मान लूंगा। हम सब चाहते हैं। अब उसमें हमें उसे किस तरह से डिसिप्लिन करना है, किस तरह से उसमें उसे सही रास्ते पे ले चलना है, ये काम इलेक्शन कमीशन का है। तो उसके लिए जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य हैं वो इस तरह के चुने जाएं जो विश्वास पैदा कर सके, जनता का जिनके अंदर विश्वास हो, जो खुद एक खास तरह के आइडियल। देखिए टीएन शेषन एक बहुत खराब ब्यूरोक्रेट था, जब तक वो कैबिनेट सेक्रेटरी रहा उसकी प्रतिष्ठा बहुत खराब थी, उसका आप पुराना इतिहास निकाल लीजिए। लेकिन जैसे ही उसे एक संवैधानिक पद मिला और जैसे ही उसके समझ में आ गया कि अब ये पॉलिटिशियन मेरा कुछ नहीं कर सकते, 6 साल तक अब मैं निर्द्वंद रहूंगा और मुझे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल है, तो देखिए उसने गजब कर दिया। बाद में उस जमाने की सरकार, जो जाहिर है कि जनसंघी सरकार नहीं थी, वो यूपीए और कांग्रेस और इन सब की सरकारें थी, उन्होंने उसे डाइल्यूट करने के लिए उसे त्रिसदस्यीय बनाया और वो काफी सुप्रीम कोर्ट में जद्दोजहद ये सब होता रहा। उसके बाद ये हुआ कि नहीं नहीं, इलेक्शन कमीशन मेजोरिटी से फैसला किया करेगा, तो जाहिर है टीएन शेषन डाइल्यूट हो गया। तो हमें तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इस बात पर विमर्श करें और इस पर ये जिद करें कि इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य चुने जा रहे हैं वो उनका पारदर्शी व्यक्तित्व हो, उनकी क्रेडिबिलिटी हो, इंटीग्रिटी उनकी बियॉन्ड शैडो ऑफ डाउट हो। तो वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम खराब इलेक्शन कमीशन लाते हैं तो जो भी आप सिस्टम बनाएंगे उसकी वजह सिर्फ एक है। देखिए मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि हमारे किसी भी राजनीतिक दल में ये नैतिक साहस नहीं है कि जो ये कहे कि हम कुछ भी हो जाए हम बेईमानी नहीं होने देंगे। हम खुद बेईमानी नहीं करेंगे, सब बेईमानी करने के लिए तैयार हैं और सब बेईमानी से चुने जाने के लिए तैयार हैं। तो अब एक ही रास्ता है कि हम किसी तरह से टीएन शेषन के नए अवतार लाएं। और अभी तो मुझे नहीं लग रहा मोदी जी का जो पूरा का पूरा काम करने का तरीका है उसमें वो किसी संस्था को मजबूत करेंगे या किसी संस्था को ईमानदारी के रास्ते पर चलने के लिए उनकी दिलचस्पी होगी, ऐसा मुझे लग नहीं रहा। तो फिर ठीक है, हमें इसी में कुछ ना कुछ बहस चला करके इलेक्शन कमीशन को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। ये मेरा पहला जी कमेंट है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राज साहब। अब हम चलते हैं एडवोकेट शशांक यादव जी के पास। शशांक यादव जी, एक लंबे अरसे और एक लंबे इंतजार के बाद जनतंत्र में आपकी पार्टी संसद में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है, तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अभी अभी ये जो राज साहब बात इस तरीके से बनाया जाना चाहिए, तो चुनाव आयोग को बनाने के लिए तो एक व्यवस्था दी गई थी कि भाई अपने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए
वो सब लोग मिल करके नियुक्त करें, सबकी भावना किसी एक आदमी के हाथ में न रहे, इसीलिए शायद उसका प्रस्ताव रखा गया था कि उसमें अपने प्रधानमंत्री जी रहे, अपना विपक्ष का नेता रहे और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहे। लेकिन उन सारी चीजों को भी तो अब इससे ज्यादा पारदर्शी, इससे ज्यादा विश्वसनीय व्यवस्था तो शायद फिलहाल तात्कालिक स्थिति में नहीं ये कोई दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन उसको एकदम से उलट दिया गया और वह जो वो चयन करने के लिए जो अपना बोर्ड अपना चुना गया, उसमें सीधे सीधे ये हुआ कि भाई प्रधानमंत्री जी रहेंगे और एक प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त आदमी रहेगा और एक अपोजिशन का आदमी हो जाएगा। तो बात तो वहीं से सीधे सीधे हो गया कि हमारी सरकार क्या करना चाहती है, हमारी सरकार निर्वाचन आयोग किस तरीके का बनाना चाहती है और क्यों बनाना चाहती है, उसकी बात अभी सामने आ गया। क्योंकि यह सरकार भी कहीं न कहीं से जान रही थी कि उसके प्रति देश में व्यापक असंतोष है और उस असंतोष से पार पाने के लिए जनता के वोट द्वारा तो हम पार नहीं पाएंगे और हमको सरकार हर हालत में बनानी है, तो उसने अपने तरीके की व्यवस्थाएं कर दी। लेकिन जिस तरीके की चीजें आज उभर करके आ रही हैं और इसमें जिस जो ये धांधली सीधे सीधे दिखाई पड़ रही है, तो इसमें कानूनी रूप से अब तो सीधे सीधे इनको दंडित किए जाने की बात होनी चाहिए। लेकिन वो दंडित करने का काम कौन करेगा? हमारी सरकार करेगी। अपना सरकार काम ये हमारी न्यायपालिका है वो करेगी, कार्यपालिका करेगी, विधायिका करेगी। तो इन संदर्भों में और अभी जिस तरीके से उभर कर की चीजें अमेरिकी एलन मस्क की ये जो टिप्पणी आई है कि वहां पर तो चूंकि चुनाव प्रक्रिया में जो वोटेज था वो पेपर ट्रेल उसका पकड़ा गया, तो अपना फिर से उसका काउंटिंग करा करके चीजों कर दिया गया। लेकिन यहाँ तो बैलेट पेपर का भी हमने एक उदाहरण देखा है चंडीगढ़ में कि सीधे सीधे आंख में धूल झोंक करके और उसका टिकट उसका वोट कैंसिल करके जितवा दिया गया। ऐसी हालत में किस तरीके से हम अपने चुनाव प्रक्रिया को, अपने मतदान पद्धति को हम विश्वसनीय करके और एक विश्वसनीय जनतंत्र की स्थापना के लिए ये चुनाव प्रक्रिया का पालन करा सकते हैं। शशांक यादव जी। धन्यवाद तिवारी जी। और सभी जितने भी ऑनरेबल पैनलिस्ट हैं, लगभग सबकी एक ही ओपिनियन निकल के आ रही है कि इलेक्शन कमीशन मजबूती से ट्रांसपेरेंट बने। और जहां तक मेरी जानकारी है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेके संभवतः जर्मनी में मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और वहां पर इस मैटर को माना गया था कि वोटर का और वोट का एक डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए। मशीन में वो फीलिंग नहीं आती है। पेपर में आदमी ठप्पा लगाता है तो उसे 100% कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने कहाँ पे ठप्पा लगाया। तो उसी को आर्गुमेंट को काउंटर करने के लिए वीवीपैट पेपर ट्रेल वाली चीज वहां लेकर आई गई। और एक चीज जो हम लोग की भी समझ में नहीं आ रही है कि इसमें दिक्कत क्या है कि भाई आप ओपन कर दो कि मशीन को, ये रखी है मशीन आपके सामने, इसको हैक करके दिखाओ, या ले जाना चाहते हो उठा के ले जाओ और ऐसा सिस्टम बना के लाओ कि हैक हो जाए तो हम पकड़ के देखें। तो इसमें तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जैसे, और वो कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज नहीं है। और कांग्रेस के पीरियड में ही ईवीएम का इंट्रोडक्शन हुआ था जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तो इन सारी चीजों को लेकर अच्छा, और चूंकि हम लोग पॉलिटिकल ग्रास रूट लेवल पे जो पॉलिटिक्स हम लोग की चल रही है, आपको ताज्जुब होगा, हमसे जब गांव के अंदर हम जाते थे, हम मीटिंग करते थे, तो मीटिंग सब हो जाए उसके बाद एक आदमी खड़ा होके उठता था, कहते भैया और तो सब ठीक है, बताओ ये मशीनवा क्या करेगी, मशीन तो सही रहेगी ना। और ये शहर की बात नहीं कर रहा हूं, ये बात देहात के बिल्कुल नीचे के कोने तक। और इसी के काउंटर में जो हमारे अपोजिशन में बीजेपी के लोग हुआ करते थे, सीनियर्स नहीं, जो उनके ब्लॉक लेवल के या जो उनके न्याय पंचायत लेवल के जो उनके लीडर्स हुआ करते थे, वो कहते थे कि कहा
चुनाव मोदी जी के अलावा कोई जीतेगा ही नहीं, 30-40,000 50,000 तक तो ऐसे मशीनें निपटा लेंगे। तो ये चीजें जो एक कॉमन परसेप्शन में है, तो उसने कहीं ना कहीं पर वो सवाल तो उठा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इस चीजों से अपोजिशन के टॉप लीडर्स वाकिफ नहीं है या बीजेपी का नेतृत्व तो वाकिफ नहीं है, बल्कि मैंने खुद, ऐसा नहीं है कि जैसे कहीं बीजेपी के वर्कर्स बैठे हुए हैं, जैसे मैं वकालत भी करता हूं तो कचहरी में बैठे चाय वाय पी रहे तो बगल में बैठे तो आवाज सुनाई पड़ती है, तो कई बीजेपी के वर्कर्स को इनोसेंटली सवाल करते सुना कि भैया फिर ना ये मशीन से तो काम बन ही जाएगा ना अपना। तो ये जो वर्कर वो बोल रहा है, जो भाजपा का वर्कर है उसे भरोसा है कि मशीन से हम मैनिपुलेट कर लेंगे, और जो कॉमन मैन है उसके दिमाग में ये आशंका है कि भैया मशीन सही रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ये इन आशंकाओं को दूर करने का आसान तरीका तो यही है कि सारे की सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस पर सवाल उठाना बंद करें। ये मैं मानता हूं कि बैलेट पेपर में काफी धोखा होता था और काफी बड़ी संख्या में एक इन्वायरमेंटलिस्ट अप्रोच ये रही कि साहब बड़ा कागज लगता है, बड़ा पेड़ का नुकसान होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से उसका फायदा है, टाइम की बचत होती है। ये सारे के सारे प्रैक्टिकल व्यवहारिक पर्पस है जिन पर निश्चित रूप से जो विचारणीय प्रश्न है। लेकिन साथ ही साथ इन सब चीजों से सबसे बड़ी चीज होती है कि डेमोक्रेसी में जिस वोटर का, उस कॉमन मैन का, हमारी आपकी चिंता तो सेकेंडरी है, सबसे बड़ी चिंता तो उस कॉमन वोटर की जिसको ये भरोसा हो कि मैंने जो वोट दिया है वो मेरी ही पार्टी को गया। और इस चीज को लेकर हम लोगों ने, आपकी जानकारी के लिए होगा, पहली बार एक चीज हुई, अच्छा लगा हम लोग को कि सिंबल, ये प्रपोजल इनिशियली मैं कई बार से प्रयास कर रहा था, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये बात गई, चुनाव आयोग तक गई कि सिंबल अलॉट करने के बाद पूरे 1000 वोट डाल के चेकिंग की जाए। इस बार वो व्यवस्था की गई थी कि सिंबल जब अलॉट हो गए, हम लोग एक शक ये होता था कि भाई सिंबल अलॉटमेंट के टाइम पर तो कहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक खेल नहीं हो जाता है, क्योंकि मशीन में जब वो भरे जा रहे हैं, वो चीज भी हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर गया तो उन्होंने कहा कि साहब 45 दिन तक उसको पेपर ट्रेल को सेव किया जाएगा, आपको इतने पैसे जमा करने पड़ेंगे, उसमें भी कोई एक कुछ उसमें वो लगा हुआ है। लेकिन अब मैं तो बड़ा सिंपल कह रहा हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो भी रीजन रहा हो, या इलेक्शन कमीशन अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए, या गवर्नमेंट अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए, इसमें दिक्कत क्या है कि भाई वो कहते हैं कि जो भी कंसर्न पार्टीज हैं उनको हम ये ईवीएम दे रहे हैं, आप लेके आओ, इसको पूरा टेस्ट करो। और जो अभी पहले माधव साहब ने भी और विनायक साहब ने कहा कि भाई टेक्निकली एक अपोजिशन भी इसको चेक कर ले कि इसमें कोई संभावना है कि नहीं है। मुझे लग रहा है वहां से एक रास्ता निकलेगा। और रह गई बात संस्थाओं के, जिस तरीके से बीजेपी ने संस्थाओं को अपने मुट्ठी में लिया है, तो आज उसी का नतीजा है कि पब्लिक तक ये मैसेज है कि इन लोग के दिमाग में डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है, खाली महंगाई, खाली बेरोजगारी और हिंदू मुस्लिम का ओवर एक्सपोजर के साथ साथ संस्थाओं पे कब्जा और संवैधानिक मूल्यों का जो निरादर किया है, वो भी इनके जो परिणाम आए उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। वरना मुझे लग रहा है कि जो एक बड़ी संख्या में अक्रॉस कश्मीर टू कन्याकुमारी जो एक माहौल बना कि फारदी या तो मोदी के फेवर में लोग थे या मोदी के अगेंस्ट में थे, तो वो माहौल इस सिविल सोसाइटी ने ही बनाया। और जिसमें सबसे बड़ी चिंता संस्थाओं के बचाने की थी कि मीडिया बचे, जर्नलिज्म बचे, हमारा सुप्रीम कोर्ट बचे, हमारा यूजीसी बचे। तो और मुझे लग रहा है कि उसी से जुड़ा हुआ इलेक्शन कमीशन और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का माहौल है, जिसने भी एक जनता में एक माहौल बनाया। और सरकार की तरफ से एक संतोषजनक जनता को जवाब अभी भी नहीं मिला है। वो अभी भी जनता इन सारे फैसलों से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। तो बेस्ट वे तो इसका यही होगा कि इस पर बहस निरंतर जारी रहे। और जो एलन मस्क ने जो सवाल उठा के दिया है, एक नई बहस फिर से, ईवीएम जिंदा हो गई है, ईवीएम का भूत मरने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन की इज्जत बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है
कि मशीन को ओपन कर दे कि भाई ठीक है ये रही मशीन, तुम लोग जाओ चेक करो, उसके बाद हमें बताओ कि ये गड़बड़ हो सकती है कि नहीं हो सकती। मुझे इसके अलावा और कोई चारा समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब। मोहम्मद खालिद साहब, हम लोग तो जो चीजें घट रही हैं उसका अध्ययन करते रहते हैं और आगे के लिए भी, भविष्य के लिए भी हम सोच करके अपने शोधार्थियों से और हम सोच करके उसके समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। हमारा जनतंत्र प्रत्यक्ष जनतंत्र से अपना जिस तरह हाथ उठा करके अपना निर्णय हो जाता था सत्ता का, वहां से लेकर के आज की तारीख में आ गए कि यूं हम बटन दबाते हैं और अपना फटाफट ये था कि अपना 1 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर पूरे देश का अपना चुनाव परिणाम सामने आ जाएगा। हम बहुत खुश थे कि चलो फटाफट निर्णय आ जाएगा, लेकिन उसमें भी 1.5 2 महीना लग जा रहा है। और अब तो साहब हद हो गई। जो चीजें निश्चित हो जाया करती थी, सब लोग जानते हैं कि 5 बजे तक वोट पड़ता है, तो 5 बजे के अंदर जितने लोग लाइन में लग जाते थे, अपना बाहर दरवाजा बंद कर दिया जाता है और उसके बाद से जितने लोग लाइन में लगे रहते हैं, अब उनका वोट डलवा दिया जाता है। उनका वोट अपना चाहे जब तक पड़े, 6 बजे पड़े, 7 बजे पड़े, 12 बजे रात तक पड़े, जब भी तक पड़े। लेकिन यहाँ तो साहब हद हो गई कि एक एक मशीन उनकी खुली हुई है, वो ये बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट वाली, उसमें काउंटिंग के दिन तक, काउंटिंग के समय तक वोट पड़ रहा है। तो ये हमारा निर्वाचन आयोग, ये हमारी चुनाव प्रक्रिया, ये हमारे जनतांत्रिक प्रणाली कहाँ जा रही है? आखिर इसका समाधान क्या निकल सकता है? और एलन मस्क साहब ने जिस तरीके से इस चीज को पुनः जिंदा किया है कि पेपर ट्रेल हो गया वहां पर, तो उसको विस्तृत मामला पकड़ लिया गया। और अभी हमने आपके चंडीगढ़ में भी देखा कि अपना बैलेट पेपर से भी इन्होंने चुनाव करा के देख लिया। माने यह तो सीधे कह रहे हैं कि चाहे जो हो, सारी व्यवस्था हमारी ठेंगे पर, जो हम चाहेंगे वही हम चाहेंगे, जो हम परिणाम निकालना चाहेंगे वही हम परिणाम निकालेंगे। और ग्रास रूट से लेकर के ऊपर तक के सारे नेता, संगठन विशेष के, दल विशेष के नेता अपना आश्वस्त है कि नहीं, सरकार तो हम ही बनाएंगे, 400 के पार हमको सीट लानी है, जनता क्या करती क्या नहीं करती उससे हमसे बेहतर। तो ऐसे संदर्भों में एलन मस्क साहब ने एक बार फिर जिस तरीके से ईवीएम के भूत को जिंदा किया है, आपकी इस पर टिप्पणी और आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है मोहम्मद जी साहब? उसके बाद चलेंगे शुक्रिया माधव जी के पास। आनंद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इशू जो है ये हम डेली डिस्कस भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। जब से ईवीएम शुरू हुई है, पहले अपोजिशन ने इस पर आपत्ति उठाई, उस समय की अपोजिशन ने जो अब रूलिंग पार्टी है, और आज की अपोजिशन जो है वो भी आपत्ति कर रही है, सवाल उठा रही है इसकी विश्वसनीयता पे कि क्या ईवीएम से इलेक्शन कराना ठीक है, क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। क्योंकि जनता के अंदर या हम जो आम बातचीत करते हैं लोगों में, वो यही कहते हैं कि जी जब तक ईवीएम है उस समय तक बीजेपी सत्ता में ही रहेगी। इसका मतलब ये है कि लोगों को ऐसा शक हो गया है कि ईवीएम द्वारा ही सारे मैनिपुलेशन होते हैं। इसके बारे में 2-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली तो चीज ये है कि अगर हम सोचें कि ईवीएम से हम वापस बैलेट पेपर पे चले जाएं, वो मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं होगा। और इसके बारे में बड़े तर्क दिए गए हैं, अब रैशनल भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट का अब जो फैसला आ चुका है, तो वो एक चीज। दूसरी ये है कि जब ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन किया जाता है, बड़े क्वेश्चन किए गए, ईवीएम को खोला भी गया, ईवीएम को देखा भी गया, कहा भी गया कि आओ भी बताओ इसमें क्या है। उस समय जो तो पॉलिटिकल पार्टीज थी, खासतौर पर वो जिन्होंने ईवीएम के ऊपर इतने ज्यादा क्वेश्चन रेज किए थे, वो नहीं गए वहां पर ये बतलाने के लिए कि इसको किस तरह से बाहर से कंट्रोल किया जा सकता है, ईवीएम को हैक कैसे किया जा सकता है, ईवीएम में प्रोग्रामिंग कैसे की सकते हैं जिससे एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि कई जगह पर ये लगा है कि वोट किसी को भी डालो, वो बीजेपी को ही जल रही है, वो किसी और को नहीं जा रही है। कई जगह पे ऐसा हुआ है। ईवीएम को लेकर के कई जगह ईवीएम लोगों के
घरों में पाई गई, लोगों की कारों में पाई गई ईवीएम के ऊपर बड़ा बवाल जो है वो हुआ है। इस इलेक्शन में तो ये है कि एक-एक व्यक्ति 8-8 बार वोट डाल रहा है और वो उसकी वीडियो भी जारी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, जिसके ऊपर किसी को डाउट ना हो। जब लोगों का डाउट आ जाता है, आम जनता का और हम जैसे जो लोग इसको डिस्कस करते रहते हैं, उनका अगर डाउट आ जाता है, उस डाउट को क्लियर करना भी इलेक्शन कमीशन का काम है और उसके लिए बड़ा कुछ किया जा सकता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि देखो जी, अब बीजेपी की सीटें कम आ गई हैं, अब तो ईवीएम के ऊपर उतना वावेला नहीं है, लेकिन उसके ऊपर डिस्कशन अभी भी जारी है। जब तक डाउट ये चीज फूल प्रूफ ना हो जाए कि हाँ भी इसमें कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। जब तक डाउट परसिस्ट करेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन होती रहेगी और जब तक उन डाउट को क्लियर नहीं किया जाता, इसको फूल प्रूफ पूरा नहीं बनाया जाता, उस समय तक इलेक्शन एक चीज क्लियर है तिवारी साहब कि ईवीएम जो है वो किसी भी बाहर के उसके साथ कनेक्ट नहीं होती डिवाइस के साथ, और लाखों ईवीएम्स को एकदम एक ही तरह से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपर्ट्स कहते हैं। इसके बावजूद जब ऐसी होती है कि ईवीएम जो है वो एक ही पार्टी को वोट डाल रही है, तो डाउट क्रिएट होते हैं। गवर्नमेंट ये भी मांग आई कि हर जितने भी हैं सब वीवीपैट हो और वीवीपैट जितनी भी पर्चियां हैं उनकी भी काउंटिंग हो। उसमें वही बात आ गई कि जी इतने तो काउंटिंग में बड़ी देर लगेगी। जैसे कि जो वोटिंग बैलेट पेपर होते थे, पेपर बैलेट पेपर, जब उनकी काउंटिंग होती है 2-2 3-3 दिन 4-4 दिन बाद रिजल्ट निकलते थे। अब उसको थोड़ा जल्दी हो गया, इलेक्टोरेट का जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब रहा एलन मस्क की बात। एलन मस्क ने ये कहा कि ईवीएम जो है वो कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि एक है इलेक्ट्रॉनिक बैलेट पेपर जो 85 अबव जो वोटर हैं उनके लिए स्पेसिफिक है, वहां पर एक ओटीपी भी जनरेट होता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ईवीएम्स को सबको कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि सारी पूरे कंट्री के अंदर लाखों ईवीएम, हजारों ईवीएम एकदम कंट्रोल हो जाए। लेकिन मैं फिर कहूंगा तिवारी साहब कि जब एलन मस्क ने ये बात उठाई है, इसके ऊपर क्यों ना एक पार्लियामेंट्री नई पार्लियामेंट बनी है, क्यों ना एक पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए जिसमें सारे लीडर जो है या सारी पार्टियां जो है उसमें योगदान दें और इस डाउट को या उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जाए और हम एक सिस्टम की तरफ बढ़े। उसके लिए देखो, अब तक सिचुएशन डिफरेंट, अब तक तो बुलडोजिंग थी पार्लियामेंट के अंदर, बुलडोज की जाती थी अपनी बात, और उसके बाद अब जो है अपोजिशन स्ट्रांग है, रूलिंग बीजेपी डाउन आई है और वो बैसाखियों पे ऊपर है। जो सहयोगी हैं वो भी प्रेशर डाल सकते हैं, अपोजिशन भी डाल सकती है कि हम एक संसदीय कमेटी बनाए, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए इस इशू के ऊपर और इसका थॉरो डिस्कस करने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचे। मुझे लगता है वो बेटर रहेगा। एलन मस्क जो है, अगर उसने ये बात कही है तो उसको भी अपने एक्सपर्ट्स भेज करके एक डेमोन्स्ट्रेशन देनी चाहिए किस तरह से ये कंट्रोल की जा सकती है, तो वो भी एक इनपुट के रूप में संसदीय कमेटी के सामने आना चाहिए। जी तिवारी साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक बार फिर चलेंगे माधव अरविंद देश पांडे जी के पास। माधव अरविंद देश पांडे जी, जो हमारा फिर अपनी वही जिज्ञासा है कि भाई चुनाव आयोग का काम है कि पारदर्शी तरीके से, विश्वसनीय तरीके से हमारे नागरिकों द्वारा चुन करके सरकार को बनवा दिया जाए। अभी अभी आपने कहा कि इसका समाधान ये निकाल दिया जाए कि अपने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके और इस पर एक विस्तार से
ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात तो हम 10 साल से सुन रहे हैं, किसी मुद्दे पर नहीं हुआ। और यह शायद पहली संसद ऐसी होगी कि संसद गठन से पहले, संसद निर्माण से पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की एक बात निकल करके सामने आ आवाज गई। नहीं आ रही। जो चीजें आपके साथ कोई दिक्कत होगी तो हाँ, आप फिर से चेक कर लीजिए। तो अपना निकल के सामने आ गई। जो चीज सामने दिखाई पड़ रहा था, सब लोग कहते हैं कि अरे कहाँ लूटपाट हो रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। जो सामने देखा गया कि 2 दिन के अंदर जिस तरीके से शेयर बाजार का उछाल किया गया और उसके बाद धाम से उसको नीचे गिराया गया और उसमें सारी की सारी मशीनें उसमें मारती, सामान्य आदमी इस बात को नहीं समझ सकता इससे क्या फर्क पड़ गया। 450 वोटें, 500 अपना सीटें लोग दिलवा रहे थे अपना भारतीय जनता पार्टी को, जबकि सब लोग जान रहे थे कि हकीकत क्या है, स्थिति क्या है, लेकिन गुब्बारा फुला करके वहां तक चला गया। तो फिर बाद में हमको पता चला, हम लोगों को कह रहे ये तो सारा मामला शेयर मार्केट का था। इन लोगों को पता था कि अब हम जा रहे हैं तो जाते जाते भी जिस तरीके से भी हो सके अपना धन को इकट्ठा करो और अपना उसके चलते इन्होंने शेयर मार्केट को उछाला और उसके बाद और उसका लाभ किसको मिला? तो साहब भारत में जो शेयर खरीदने वाले थे उनको नहीं मिला। जो भारत का धन बाहर ले जाकर के, बाहर विदेशी धन के रूप में यहाँ आकर के खरीदे, सारा का सारा लाभ अपना वो लोग उसको लेकर के चले गए। और किस बेहयाई के साथ ये कहा गया और हमारी सरकार के लोग कहे कि अरे ये तो बड़ा बढ़िया हो गया, लोगों ने कमा लिया, हमारे देश के लोगों ने कमा लिया, थोड़ा पैसा अगर उनको आ गया तो आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। और जिस तरीके से हम निर्वाचन आयोग का गठन पूरा किए हैं, पूरा मामला किए हैं, तो देखिए मामला तो है आज की तारीख में तकनीकी का इस्तेमाल तो हम इसीलिए करते हैं ना कि विश्वसनीय तरीके से उसका मापन हो जाए और समय भी कम लगे। तो अभी फिलहाल तो आपका समय भी कम नहीं लग रहा है, 2 महीने का आप पूरा समय ले रहे हैं उसको करने में। और ये अपना जिस तरीके से जितना भी वोट हो, जहां 48 वोट से लोग जीता जा रहा हो, है, और ऐसी हालत में अगर कोई चीज ग्रास रूट तक एक चीज ये बात पहुंच गई है कि वोट तो आप चाहे जिसको दीजिए, जीतेंगे तो हम ही, आप चाहे जिसको जिता दीजिए, सरकार तो बनाएंगे हम ही। तो यह तो कहीं ना कहीं से सख्त लोकतंत्र की बात नहीं है। तो लोकतांत्रिक पद्धति में, लोकतांत्रिक में विश्वास करने वाले, और उसमें खास करके यह जो चुनावी प्रक्रिया है, इस चुनावी प्रक्रिया को आखिर माधव जी कैसे विश्वसनीयता इसमें लाई जाए, कैसे इसको विश्वसनीय बनाया जा सकता है, आपकी इस पर कोई टिप्पणी? एक तो पहले मेरी टिप्पणी देने से पहले अभी जो खालिद साहब ने बोला कि ईवीएम मशीन कंट्रोल नहीं हो सकती, ये दावा सही नहीं है। ईवीएम, और मैंने जनवरी में मेरे ख्याल से थापर जी ने, करण थापर जी ने मेरी मुलाकात की थी, तब से मैं सितंबर से बोल रहा हूँ कि किस तरीके से एग्जैक्टली ये हो सकता है, और उसमें डेटा के तहत ही आप गड़बड़ी कर सकते हो। यानी वो बाकी का बाद में हम कभी बोलेंगे, लेकिन वीवीपैट के सिंबल लोडिंग यूनिट के माध्यम से आप कुछ 1 बाइट भी एक्स्ट्रा दे देंगे तो प्रोग्राम पहले से ही ऐसे लिखा गया होगा कि जो मतों में तब्दीली कर देगा। तो ये तो बात उनकी मुझे ठीक नहीं लगती। दूसरी बात यह है कि इलॉन मस्क ने जो बोला है वो, मैंने जैसे मैं कह रहा था कि थोड़ा येलो जर्नलिज्म हो रहा है, वो ही वॉज एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग टू अ ट्वीट बाय मिस्टर केनेडी ने प्यूर्टो रिको के वोटिंग के बारे में ट्वीट किया था। उसको वो जब जवाब दे रहे थे, और वो स्पेसिफिक टू द ईवीएम, काइंड ऑफ ईवीएम दैट अमेरिका यूजेस, द यूएस यूजेस। यूएस में छोटे छोटे चुनावों में जो ईवीएम यूज किए जाते हैं, उनके डिज़ाइन, और यूरोप में भी उनका डिज़ाइन ही ऐसा है कि वो इंटरनेट के माध्यम से सर्वर से जुड़े होते हैं। और उसकी वजह यह है कि जैसे हमने जब हमारा आधार कार्ड बनाया तब हमारा पूरा बायोमेट्रिक सब लोगों का लिया, वैसे उधर भी है, वो 10 प्रिंट्स बोलते हैं उसको, 10 उंगलियों के निशान लेते हैं। और जब कोई वोट करने जाता है तो वो अपना खुद का आइडेंटिफिकेशन अपने थंब या किसी और फिंगर के माध्यम से, फिंगरप्रिंट का मैचिंग करके
एस्टेब्लिश करता है। अभी ये डेटाबेस इतना बड़ा होता है कि एक ईवीएम हर एक ईवीएम में आ नहीं सकता, इसलिए उनकी ईवीएम जो है वो इंटरनेट के माध्यम से सर्वर से जुड़े होते हैं, और जो भी चीज किसी और चीज से जुड़ी जाती है वो हमेशा हैक करने की संभावना होती है। इसमें हैकिंग का मतलब भी समझना जरूरी है। हैकिंग किसको कहते हैं? हैकिंग यानी किसी भी प्रणाली पे दूर से उसे टच न करते हुए उस पे कब्जा करना, और वो प्रणाली जिस तरह से चाहिए बर्ताव करना, उसे अलग तरीके से बर्ताव करना को मजबूर करना उसको, ये हैकिंग होती है। और मैनिपुलेशन ये होती है कि जो आप उसको टच भी करें तो चले, लेकिन किसी और तरीके से उसको उसके बिहेवियर में बदलाव लाए। तो हैकिंग और मैनिपुलेशन का ये डिफरेंस हमें समझना चाहिए। और इंडियन ईवीएम जो है वो, जब तक हम मान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये दावा सही है कि वो कहीं जुड़ती नहीं है, और वह मैं मानता हूं वो सही है, तो मेरे हिसाब से इंडियन ईवीएम को आप हैक नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। और ये देखिए कि इलॉन मस्क को भारत के ईवीएम पे बात करने की कुछ जरूरत नहीं है, उसको टाइम भी नहीं है, उनको ही इज सो बिजी। वो चांद पे और मंगल पे यान भेजने वाला आदमी है, वो भारत के ईवीएम पे क्यों बात करेगा? ही रिस्पॉन्डेड टू ईवीएम क्वेश्चन अबाउट यूएस, और उनकी ईवीएम के डिजाइन ही अलग है। तो ये मानता ही नहीं हूं कि हमें कुछ जेपीसी वगैरह करने की जरूरत है। हमें अगर कुछ जरूरत है तो ऑनेस्ट लोग पैदा करने की जरूरत है। देखिए अभी बंबई का जो मामला है उसमें 110 पोस्टल बैलेट्स वेयर डिक्लेयर्ड वॉइड, नल। अभी ये तो कोई सिस्टम नहीं कर पाएगा, ये आदमी ही, जैसे ये चंडीगढ़ है, ये दूसरा चंडीगढ़ हो रहा है मेरे ख्याल से। तो अगर ये है तो हमें क्या, अगर कुछ पैदा ही करना है तो मशीन नहीं करना है। मशीन तो ठीक हो सकता है, मैं आपको शायद 3 महीने के बाद बोलूंगा भी कैसे हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में हमें सबसे जरूरत यह है कि हमें ऑनेस्ट लोग तैयार करने हैं, जो कहेंगे कि जैसे तारा मैडम ने कहा था कुछ टाइम पहले कि आदमी ये बोलेगा कि ये मेरा काम है, ये मैं करूंगा, वो मैं ऑनेस्टली करूंगा। ऐसे आदमी अगर हम बना पाए, आदमी यानी मैं आदमी में औरत, आई नो इट्स नॉट राइट, द टाइम इज डिफरेंट, आई शुड नॉट इंक्लूड अ वुमन इन मैन, लेकिन मैं जब आदमी बोलता हूं तो ह्यूमन बीइंग बोल रहा हूं। ऐसे नागरिक हमें बनाने चाहिए जो जिनके पास इतनी खुददारी हो कि जो बोले कि मैं जो करूंगा वो सही करूंगा, बस उतना किया तो हम ठीक रास्ते पे चल। हम चलेंगे तारा जी के पास। तारा जी, इसको सुधारने के लिए आप तो आंदोलन की आदमी है, आने वाले दिनों में आपके भविष्य की क्या प्लानिंग है इसको सुधार के लिए कि एक स्वस्थ जनतंत्र बनाया जा सके, निर्माण हो सके? तारा जी, देखिए हमने एक पीपल्स कमीशन एस्टैब्लिश किया है, अभी हो रहा है, उसमें जो भी अभी जो इलेक्शन हुआ है उसको भी देखते हुए और आगे भी देखते हुए हमें लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिशियंस का मामला नहीं है और ये गवर्नमेंट का भी नहीं है। यहाँ पे नागरिक को शामिल होना ही होगा, क्योंकि हमें भी वो नहीं रही, वो पहले तो नहीं था कि हम एक्टिवली एक सिटीजन जो है, एक्टिव सिटीजनरी इस देश में है नहीं, अभी जाग उठी है थोड़ी सी, और इसको फिर से सोने की कोई टाइम है ही नहीं, अभी इसको जागते ही रहना है। इसमें एक तो चीज है कि जो भी इसमें से निकला, हमें इस सिस्टम में पूरा विश्वास चाहिए। अब एक है कि देखिए एक चीज जो आई थी पहले, जो ये कई लोग थे, सीनियर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स ने एक रिपोर्ट निकाली थी, फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी गए, फिर उन्होंने कहा कि, और ये सही बात भी है, मुझे अगर मैं एक वोटर के जरिए बोलूं तो मैं एक ईवीएम बटन दबा सकती हूँ, मुझे मालूम है कौन सा बटन दबाना है, पर उसके बाद अगर मैं वो पर्ची देखूं, हाँ भाई सही वाला निकला है, फिर मैं वो पर्ची लूं हाथ में,
और एक बक्से में डालूं तो मैं